ओके गाइस, ये मूवी बेस्ड है एक वर्ल्ड फेमस नॉवल ड्यून पर। और जिसने भी इस नॉवल के बारे में नहीं सुना उसके लिए इस मूवी को समझना थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। एंड आई विल ट्राई माय बेस्ट कि मैं इस मूवी को सिंपलेस्ट वे में एक्सप्लेन कर सकूं। मूवी की शुरुआत डायरेक्टली होती है एक बैटल ग्राउंड से, जो कि हो रही होती है ड्यून नाम के एक प्लेनेट पर। और ये हो रही होती है दो ग्रुप्स के बीच में। एक होते हैं आउटलैंडर्स एंड द अदर वन इज फर्मन। ये फर्मन ड्यून प्लेनेट के ही नागरिक होते हैं, जिनके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। तो वहीं ये आउटलैंडर्स अर्थ जैसे अलग अलग प्लेनेट के होते हैं, जो कि इस ड्यून नाम के प्लेनेट पर रेड स्पाइस की हार्वेस्टिंग करने के लिए गए होते हैं। और ये रेड स्पाइस एक तरह का ऐसा एलिमेंट होता है जो कि फर्मन्स के लिए हेल्थ बेनिफिट देती है। तो वहीं आउटलैंडर्स के लिए ये एकमात्र ऐसा एलिमेंट होता है जिससे वो स्पेस ट्रैवल कर सकते हैं। और बिना रेड स्पाइस के स्पेस ट्रैवल पॉसिबल ही नहीं। इसलिए ये यूनिवर्स का सबसे वैल्यूएबल एलिमेंट बन जाता है, जिसे बचाने के लिए फर्मन्स इन आउटलैंडर्स पर अटैक कर रहे होते हैं टू प्रोटेक्ट देयर प्लैनेट ड्यून, जिसमें से ये लेडी सबसे इम्पोर्टेंट रोल प्ले करती है, जिसके बारे में हमें आगे जानने को मिलेगा। अभी के लिए इन आउटलैंडर्स को उनका एम्परर वापस बुला लेता है और इनकी जगह पर इस रेड स्पाइस की हार्वेस्टिंग करने कौन आएगा ये भी हमें आगे पता चलेगा। और सीन के शिफ्ट होने पर हमें ईयर 10,191 दिखाया जाता है, एक क्लैडन नाम का प्लेनेट, जो कि घर होता है एट्रेडिस नाम के एक क्लैन का। और यहाँ पर हमें इंट्रोड्यूस किया जाता है पॉल एट्रेडिस को, जो कि एक तरह से राजा का बेटा होता है। और इस पर्सन को सपने आते हैं प्लेनेट ड्यून के बारे में, और ये सपने में देखता है उसी लड़की को जो कि इसे मार डालती है। और इन सपनों का रीजन भी हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए हम इन लोगों के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं, क्योंकि ये लोग प्लेनेट अर्थ पर नहीं होते। यहाँ तक कि प्लेनेट अर्थ का नाम इस मूवी में कहीं पर भी शो नहीं होता। और इस पर्सन को उसकी मॉम रेडी होने के लिए कहती है, क्योंकि इस प्लेनेट पर आ रहे होते हैं दूसरे प्लेनेट के पावरफुल पॉलिटिशियंस। और पूरी एट्रेडिस क्लैन उनका स्वागत करती है एज अ फॉर्मेलिटी। और ये लोग आए होते हैं एम्परर के हुक्म से, इनको संदेश देने की एम्परर का आदेश है कि एरेकिस पर अब एट्रेडिस को जाना होगा उस रेड स्पाइस की हार्वेस्टिंग करने के लिए। क्या उन्हें ये बात मंजूर है? जिसे एट्रेडिस का लीडर एक्सेप्ट करता है कि वो एरेकिस के भविष्य के लिए वहाँ पर जाएंगे। और फिर इनसे एक एग्रीमेंट पर साइन करवाया जाता है टू मेक देयर डिसीजन परमानेंट। और ये सारी चीजें इतनी टेंस एनवायरनमेंट में होती है, जिससे ऐसी फीलिंग आती है कि एक भी सिंगल मिस्टेक और वर्ल्ड वॉर शुरू, जो कि पॉसिबल भी होता है, क्योंकि इनको एक पूरे प्लेनेट की जिम्मेदारी दी जा रही होती है। और उस प्लेनेट के भी अपने खतरे होते हैं, जिससे हर कोई टेंस होता है सिवाय पॉल के, क्योंकि इसने सिर्फ उस जगह के बारे में पढ़ा होता है, वहाँ के लोगों से वो मिला नहीं होता। और इसे डेफिनेटली हॉरोकनेन क्लैन के बारे में कुछ भी पता नहीं होता, जो कि वहाँ के प्रीवियस रूलर रह चुके होते हैं। वन ऑफ द मोस्ट ब्रूटल क्लैन, जिसे एट्रेडिस का रॉयल ट्रेनर इस पर भड़क जाता है कि वो इतना इमेच्योर कैसे हो सकता है, वो भी तब जब वो एट्रेडिस क्लैन को आने वाले टाइम में लीड करेगा। और सीन के शिफ्ट होने पर हमें गेडी प्राइम नाम के एक प्लेनेट को दिखाया जाता है, जो कि घर होता है हॉरोकनेन क्लैन का। और इन्होंने 80 साल तक एरेकिस पर राज किया होता है। और इस रेड स्पाइस को बेच कर ये यूनिवर्स के सबसे अमीर क्लैन बन जाती है, इवन की एम्परर से भी अमीर। पर अभी इनके हाथ से एम्परर ने ही उस एरेकिस को छीन लिया होता है, जिससे रेबन नाम का ये पर्सन अपने लीडर पर काफी गुस्सा करता है कि उसने एम्परर को ऐसा करने कैसे दिया। 80 साल तक उन्होंने वहाँ पर राज किया, वहाँ पर सारी एस्टेब्लिशमेंट खड़ी की, और कोई एम्परर उनके प्लेनेट को ऐसे ही किसी को नहीं दे सकता। जिस पर ये पर्सन कहता है कि वो एम्परर के डिसीजन के अगेंस्ट नहीं जा सकते। He is a very powerful, dangerous man. तो वहीं एट्रेडिस की क्वीन बुलाती है गेकिस हेलेन नाम की इस लेडी को, जो कि उसकी टीचर रह चुकी होती है, ताकि वो उसके बेटे पॉल को ट्रेन कर सके इससे पहले कि वो एरेकिस के लिए निकल जाए। और कुछ चीजें यहाँ पर जानना इम्पोर्टेंट बन जाता है। पहला तो ये कि ये सभी लोग एडवांस ह्यूमन होते हैं, जिनके पास अनइमेजिनेबल टेक्नोलॉजी होती है। और दूसरा ये कि कुछ प्लैनेट्स के इंसानों ने टेलीपैथी पावर को डिस्कवर कर लिया होता है, जिससे वो पास्ट एंड फ्यूचर को देख सकते हैं और कुछ भी प्रिडिक्ट कर सकते हैं और किसी भी इवेंट को होने से टाल सकते हैं। जिनमें से एक होती है हेलेन, और उससे मिलाने से पहले पॉल की मेडिकल चेकअप करवाई जाती है। और ये पर्सन उसे केयरफुल रहने के लिए कहता है, जिससे आगे जो होगा वो और भी डेंजरस बन जाती है। और इन सब से तो क्वीन भी काफी डरी हुई होती है, और वो पॉल से साइन लैंग्वेज यूज करके बात करती है कि वो अपनी ट्रेनिंग को याद रखे। आखिर है कौन ये लेडी जिससे इतना ज्यादा डरा जा रहा है? और पॉल को ये एक कमरे में लेकर जाती है, जहाँ पर हेलेन उसका इंतजार कर रही होती है। और ये हेलेन इस पॉल की बॉडी को कमांड देती है यूजिंग हिज टेलीपैथी पावर, जिससे ऑब्वियसली ये उस पर भड़कता है कि वो उसकी बॉडी को कमांड नहीं दे सकती। जिससे हेलेन उसे याद दिलाती है कि उसकी माँ ने उसे उसकी सारी बातें मानने को कहा है, और ये उसे उसका हाथ एक बॉक्स के अंदर डालने के लिए कहती है। और इसके ऐसा करते ही वो इसके गर्दन के पास एक पॉइजनस नीडल रखती है,
कि अगर उसने उस बॉक्स से अपना हाथ बाहर निकाला तो वो उसे मार डालेगी। और गार्ड्स को बुलाने का कोई भी फायदा नहीं, क्योंकि दरवाजे के बाहर खड़ी होती है उसकी माँ, जो कि किसी को भी अंदर आने नहीं देगी। और ये बॉक्स एक तरह का ऐसा डिवाइस होता है जो कि उसकी मेंटल एबिलिटी को टेस्ट करती है, पेन को हैंडल करने की। और ये बॉक्स उसे उसकी फैमिली की डेथ, उसके पूरे क्लैन की डेथ दिखाती है, एक तरह से अनकंट्रोलेबल पेन, और उसकी चीखने की आवाजों से उसकी माँ का बुरा हाल हो रहा होता है। और फिर पॉल उस दर्द को कंट्रोल करके उसकी तरफ गुस्से से देखता है, जिससे वो टेस्ट को यहीं पर एंड कर देती है और इसे सजेस्ट करती है कि अगर उसने अपने दर्द को कंट्रोल नहीं किया तो वो उसके हार की सबसे बड़ी वजह बन जाएगी। और साथ ही उसे ये भी कहती है कि उसके पास 2 जिंदगियां हैं, और इसको मैं आगे एक्सप्लेन करूंगा कि कैसे। अभी के लिए जेसिका जब इस लेडी को छोड़ने के लिए जाती है तो ये लेडी इस पर काफी गुस्सा करती है कि उसने क्या सोच के एक मेल बच्चे को पैदा किया, उसे सिर्फ फीमेल बच्चे को पैदा करना था, उसने ये ठीक नहीं किया, तुम बस शुक्र मनाओ कि मैंने उसे उस रूम में मार नहीं दिया। और ये ऐसा इसलिए कहती है क्योंकि इनके पास एक स्पेशल पावर होती है पास्ट एंड फ्यूचर को देखने की, जो कि बाय बर्थ ही ट्रांसफर हो सकती है। और इसे डर होता है कि अगर इनके इस एबिलिटी का गलत इस्तेमाल किया गया तो वो पूरे यूनिवर्स को तबाह कर देगी, जो कि एक तरह से सच भी होता है। पर यह बात भी सच होती है कि अगर उनकी एबिलिटी को सही तरह से इस्तेमाल किया गया तो वो पूरे यूनिवर्स में एक शांति स्थापित कर सकती है। और जेसिका ने पॉल को यही सोच का जन्म दिया होता है, ही इज द होप फॉर अ बेटर फ्यूचर। और पॉल इनकी इस एक्सपेक्टेशंस पर कितना खरा उतरेगा ये तो हमें आगे ही पता चलेगा। अभी के लिए बड़ी बड़ी शिप्स को समुद्र से बाहर निकाला जाता है ताकि वो ड्यून प्लैनेट की ओर रवाना हो जाए। और फिर इनकी होती है एक लेजेंडरी एंट्री ऑन द प्लैनेट ऑफ ड्यून, और यहाँ के निवासी इनका डर सही पर स्वागत करते हैं और लिसन अलगैब शब्द को चैंट करते हैं, जिसका मतलब होता है द वॉइस फ्रॉम द आउटर वर्ल्ड। दरअसल इनकी मान्यता होती है कि आउटर वर्ल्ड से एक ऐसा पर्सन आएगा जो कि उनकी इस प्लैनेट पर खुशहाली लेकर आएगा, और वो पॉल को इसी उम्मीद से देखते हैं कि वो इनकी इस बात को सच कर देगा। और इन दोनों को कमांडर एक महल में लेके जाता है जो कि पहले हरॉकनेंस का हुआ करता था, और ये जगह एक महल कम एक प्रिजन ज्यादा लगती है, जिसे सूरज की गर्मी और सैंड वर्म से बचने के लिए बनाया गया होता है, क्योंकि इस प्लैनेट पर सनराइज होते ही टेम्परेचर 50 डिग्री सेल्सियस से भी ज्यादा हो जाती है। एंड द सेकंड प्रॉब्लम इज सैंड वर्म, जो कि रेगिस्तान में रहते हैं और इनकी लंबाई 400 मीटर तक हो जाती है, जो कि सिर्फ वाइब्रेशन के होने पर ही अटैक कर देते हैं। और थर्ड प्रॉब्लम होती है यहाँ के निवासी, जिसमें मेनली होते हैं फर्मेंस, और इनकी आंखें ब्लू कलर की होती है उस रेड स्पाइस को यूज करने की वजह से, जो कि इन आउटलैंडर्स को बिल्कुल भी पसंद नहीं करती और उन्हें खत्म करना चाहती है टू प्रोटेक्ट देयर प्लैनेट ड्यून। और इनके यहाँ पर आते ही ये सारी प्रॉब्लम इनका स्वागत करती है अपने तरीके से। और सबसे पहले क्वीन को मारने के लिए आती है एक फर्मन उसकी मेड बनकर, जिसे क्वीन इजिली पहचान लेती है और उसी की लैंग्वेज में बात कर उसका भरोसा जीतती है कि वो हरॉकनेंस की तरह उन पर टॉर्चर नहीं करेंगे, जिस पर ये लेडी उस पर विश्वास कर अपना वेपन दे देती है। तो वहीं पॉल को मारने के लिए एक स्मॉल इंसेक्ट टाइप डिवाइस को भेजा जाता है, जिसमें लगे होते हैं पॉइजनस नीडल्स, और वो सिर्फ मूवमेंट को सेंस करते ही पॉल पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ती है। पर दरवाजे के खुलने पर वो सीधा दरवाजे की तरफ मूव करती है, जिसे पॉल पकड़ लेता है और उसके ऑपरेटर को ढूंढने के लिए कहता है, जो कि उसी महल में कहीं पर छिपा होगा। और उसकी मिलने पर वो पर्सन होता है हरॉकनेंस का एक एजेंट, जो कि एट्रीडिस की फैमिली को खत्म करने के लिए यहाँ पर छिपा होता है, क्योंकि एक बार अगर एट्रीडिस की फैमिली को खत्म कर दिया तो ड्यून पर उनका राज फिर से शुरू हो जाएगा। और उनको मारने का प्लान बना रहा होता है हरॉकनेंस का लीडर, जिससे ये लेडी उसे वार्न करती है कि वो जेसिका और उसके बेटे को नहीं मारेगा, वो दोनों इनकी प्रोटेक्शन में है। तो वहीं एट्रीडिस का मेन इंटेंशन होता है उस रेड स्पाइस की हार्वेस्टिंग शुरू करना एज अर्ली एज पॉसिबल, क्योंकि उसी के लिए तो ये यहाँ पर आए होते हैं। बस मेन प्रॉब्लम ये होती है कि हरॉकनेंस अपने सारे मशीन्स को ले गए होते हैं और इनके पास सिर्फ गिनती के ही गिने चुने मशीन्स रह जाते हैं, जिनका इस्तेमाल करके उन्हें अपना काम शुरू करना पड़ता है। और उस रेड स्पाइस की हार्वेस्टिंग को लाइव देखने के लिए ये लोग रेगिस्तान में जाने का प्लान बनाते हैं, और इनके साथ होती है डॉक्टर लिएट कायंस, और हमें देखने को मिलती है एक जायंट मशीन जो कि उस रेड स्पाइस को रेगिस्तान से छान रही होती है। और डॉक्टर लिएट कायंस ने बताती है कि ये सारी प्रोसेस कितनी डेंजरस है, क्योंकि थोड़ी सी वाइब्रेशन होने पर वो वर्म इन पर अटैक कर देती है, और वो कहती है कि अगर वो थोड़ा सा वेट करे तो उन्हें जल्दी ही एक देखने को भी मिल जाएगा। और नाम लिया नहीं कि शैतान हाजिर, और एक बड़ा सा वर्म ठीक इन्हीं की तरफ बढ़ रहा होता है, जिससे बचने के लिए ये लोग अपने बेस पर इन्फॉर्म करते हैं इस डेंजर के बारे में, जो कि एक इवैक्यूएशन टीम को भेजती है ठीक इसी की लोकेशन की ओर। और इस मशीन को इस तरह से डिजाइन किया होता है कि ये उस पूरे हार्वेस्टर को वहां से उठाकर दूसरी जगह पर ले जाए, पर इस प्रोसेस में यहाँ पर हमें देखने को मिलती है एक एरर, और उस मशीन का एक केबल इस हार्वेस्टर के साथ कनेक्ट नहीं हो पाती, जिससे ये लोग अपनी टीम को रेस्क्यू करने का प्लान बनाते हैं इससे पहले कि
बहुत देर हो जाए और हमें यहाँ पर देखने को मिलती है थोड़ी सी एक्शन, जिसमें ये लोग ऑलमोस्ट मरते मरते बच जाते हैं उस वर्म की अटैक से। पर ये अपने आदमियों को बचाने में कामयाब हो जाते हैं और उनकी उस मशीन को वर्म पूरी तरह से निगल जाता है, जो कि सच में काफी बड़ी होती है। बट रियल प्रॉब्लम तो कहीं और ही शुरू हो रही होती है और हार्कोनेन का ये कमांडर एम्परर के एक कमांडर को लालच देता है कि अगर वो लोग एट्रेइडीज को खत्म करने में उनका साथ दें तो वो एक ह्यूज अमाउंट में रेड स्पाइस उनको दे सकते हैं इन रिटर्न, जिससे वो अपने 3 बटालियन को इन्हें देने के लिए रेडी हो जाता है। तो वहीं इस जगह पर आके पॉल की एबिलिटीज एक्टिवेट होने लग जाती हैं। एक तरह से उसका विजन उसे पास्ट और फ्यूचर को एक साथ दिखा रहा होता है, जिसे इसे कुछ भी समझ में नहीं आता कि उसके साथ आखिर में हो क्या रहा है, जिससे उसकी मॉम थोड़ी सी डरी हुई होती है क्योंकि इतने सडन चेंजेस एक तरह से शॉकिंग सा होता है और वो इस बारे में अपने हस्बैंड को बताने के लिए जाती है। पर ड्यूक उससे ही एक अजीब सा क्वेश्चन पूछता है कि क्या वो उसके बेटे को बचाएगी और वो उसे उसके नाम से बुलाता है। एक तरह से ऐसा लग रहा होता है कि जैसे कि वो अब किसी पर भी भरोसा नहीं कर पा रहा और उसे लग रहा होता है कि उन्हें यहाँ पर मारने के लिए भेजा गया है, क्योंकि इस प्लेनेट पर ना तो खाना होता है ना ही पानी, बस होती है तो एक एंडलेस डेजर्ट जिसमें सिर्फ वहाँ के लोग रह सकते हैं, जो कि आउटलैंडर्स को डेफिनेटली पसंद नहीं करते और इन पर 2 बार ऑलरेडी अटैक कर चुके होते हैं। और रही बात उस रेड स्पाइस की, तो इनका एकमात्र हार्वेस्टर वो सैंड वर्म निकल चुका होता है। सोचने वाली बात ये होती है कि कोई इनको यहाँ पर रेड स्पाइस की हार्वेस्टिंग करने के लिए क्यों भेजेगा, वो भी फॉल्टी इक्विपमेंट के साथ। और इसका ये डर सच होने वाला होता है आज रात, और इनके सोते ही एक पर्सन गार्ड्स को मारकर उस पूरी जगह के शील्ड को डीएक्टिवेट कर देता है। और ड्यूक को जैसे ही इस बात का एहसास होता है, वो अपने रूम से बाहर निकलकर देखने जाता है कि आखिर चल क्या रहा है, और वो देखता है कि कोई लेडी वहाँ पर बेहोश पड़ी है और ये लेडी होती है जेसिका की मेड, जिसे मारकर वहाँ पर फेंक दिया गया होता है। और एक पर्सन इस पर भी पॉइजनस डार्ट से अटैक करता है, जिससे इसकी पूरी बॉडी पैरालाइज हो जाती है। और इन सब के पीछे होता है इनका राजवैद, और इसने ऐसा क्यों किया ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए उस शील्ड के ब्रेक होते ही शुरुआत होती है एक धमाकेदार जंग की, जिससे इन्हें संभलने का बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता और हार्कोनेन की वॉरशिप्स इनके सभी शिप्स को डिस्ट्रॉय कर देती है और बची कुछ सेना ज्यादा देर तक टिक नहीं पाती। एक तरह से ये प्रिपेयर नहीं होते उस बैटल को हैंडल करने के लिए। तो वही ये डॉक्टर ड्यूक को बताता है कि उसने ऐसा क्यों किया। दरअसल बैरन के पास उसकी वाइफ होती है और उसको छुड़ाने का बस एक ही तरीका होता है ये सब करना। पर अभी भी ये ड्यूक के साथ होता है और उसके एक रिंग को निकालकर अपने पास रख लेता है पॉल के लिए, जो कि एट्रेइडीज क्लैन का एक सिंबल होता है। और वो इसके दांत को एक पॉइजनस टूथ के साथ रिप्लेस करता है कि अगर वो उस दांत को जोर से दबाएगा तो वो ब्रेक हो जाएगी और आसपास के सभी लोगों को मार डालेगी। और अगर उसने ये सही टाइम पर किया तो वो बैरन को भी मार सकता है, जो कि इन सब की वजह होती है। तो वही पॉल और जेसिका को हेलीकॉप्टर में एक दूसरी जगह पर ले जाया जा रहा होता है, जैसे कि हेलन ने बैरन को कहा था कि वो इन दोनों को नहीं मार सकता। तो साथ ही एट्रेइडीज की सेना में एक और वॉरियर होता है जो कि उन सब से निकलकर बचने में कामयाब हो जाता है, और इसके बारे में मैं आगे बताऊंगा। अभी के लिए जेसिका और पॉल अपने स्पेशल एबिलिटीज को यूज करते हैं खुद को छुड़ाने के लिए और एक हार्कोनेन सोल्जर की बॉडी को कमांड देते हैं अपने बाकी के साथियों को मारने के लिए। तो वही सीन के शिफ्ट होने पर हमें बैरन को दिखाया जाता है, जो कि ड्यूक को ह्यूमिलिएट कर रहा होता है बिना कपड़ों के। और जब ये डॉक्टर अपनी वाइफ को छोड़ने की बात कहता है तो वो इसको यहाँ पर मार डालता है, उसे भी उसकी वाइफ के पास भेजने के लिए। और फिर वो ड्यूक से पूछता है कि अब क्या ही बचा उसके पास जिंदा रहने के लिए। उसकी फैमिली गई, उसका बेटा गया, उसने उसकी पूरी एट्रेइडीज क्लैन को खत्म कर दिया हमेशा हमेशा के लिए। अब वो किसके लिए सांसें ले रहा है। जिस पर ड्यूक कुछ कहता है, जिसे सुनने के लिए बैरन के करीब जाता है अपना प्रोटेक्टिव शील्ड ऑन करके, और इसी वक्त ड्यूक उस पॉइजनस टूथ को ब्रेक कर देता है, जिससे उस हॉल में मौजूद सभी लोगों की मौत हो जाती है एक्सेप्ट वन। तो वही पॉल अपनी मॉम के साथ सेफली लैंड कर चुका होता है और ये दोनों पूरी एट्रेइडीज क्लैन का अंत देखते हैं अपनी आंखों के सामने। और इन सारी चीजों को डॉक्टर लिएट कायंस भी देख रही होती है और इसको मारने के लिए आगे बढ़ता है वो सोल्जर, और इसका नाम होता है डंकन, रॉयल फैमिली का सबसे क्लोज भरोसेमंद कमांडर। और वो लिएट कायंस से पूछता है कि एम्परर ने एट्रेइडीज को क्यों मरवाया, जिसका जवाब इसके पास नहीं होता, पर ये उसकी हेल्प करती है पॉल और क्वीन को ढूंढने के लिए। तो वही पॉल अपनी माँ के साथ रेगिस्तान में कहीं पर छुपा हुआ होता है और उसको विजन आता है एक वॉर के बारे में, जिसमें वो खुद को देखता है कि वो फर्मस के साथ मिलकर एम्परर और हार्कोनेन के अगेंस्ट जंग लड़ रहा है, और वो खुद की डेथ भी देखता है और उस लड़की के साथ मिलकर जंग लड़ना भी। पर यहाँ पर इसकी आंखें ब्लू कलर की होती है, और ये बात ध्यान रखने वाली होती है कि अभी पॉल की आंखें ब्लू कलर की नहीं होती।
और इसका मतलब ये होता है कि जो हेलन ने कहा था कि इसके पास 2 जिंदगियां हैं, हो सकता है कि यहाँ पर इसकी डेथ हो जाए और किसी तरीके से फॉर्मन्स इन्हें फिर से जिंदा करें और तब इसकी आंखें ब्लू कलर की हो जाए, जो कि हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए जब इस हाइड आउट से बाहर निकलते हैं तो डंकन इन्हें ढूंढ लेता है और ये डॉक्टर लिएट काइन के साथ उनकी सेम लोकेशन पर जाते हैं जिसकी प्रोटेक्शन कर रहे होते हैं फॉर्मन्स, जिससे पॉल उससे पूछता है कि वो फॉर्मन्स की कौन लगती है और इसका जवाब हमें सुनने की जगह देखने को मिलता है। दरअसल ये लेडी पूरे रेगिस्तान में अलग अलग प्लांट्स को उगाने के बारे में एक्सपेरिमेंट कर रही होती है और ये बताती है कि उस प्लेनेट की गहराई में ढेर सारा पानी है जिसका यूज करके उस पूरे प्लेनेट में खुशहाली लाई जा सकती है। और एम्परर ने उसी काम को करने के लिए हॉरोकनेस को वहाँ पर भेजा था, जो कि रेड स्पाइस की मिलने पर उसकी हार्वेस्टिंग करने लग गए और अब कोई भी उन रेड स्पाइस को, उन डेजर्ट को छोड़ना नहीं चाहता। जिस पर पॉल उसे विश्वास दिलाता है कि अगर फर्मन्स उनकी हेल्प करें तो वो इस जगह पर खुशहाली ला सकता है जैसा कि वो चाहती है। पर ये सब बातें तो बात की होती है। अभी इनका मेन इंटेंशन होता है हॉरोकनेस की सेना से बचना, जो कि इन्हें मारने के लिए यहाँ पर भी आती है, जिससे हमें देखने को मिलती है एक अच्छी फाइट और फर्मन्स की हेल्प करने के लिए डंकन भी उन्हें ज्वाइन कर लेता है। पर उन लोगों की संख्या ज्यादा होने की वजह से ये ज्यादा देर तक टिक नहीं पाता। तो वहीं डॉक्टर लिएट काइन्स इन्हें एक सीक्रेट रास्ते से वहां से निकालती है और फॉर्मन्स तक जाने का रास्ता बताती है कि वो दोनों प्लेन से वहां से निकल जाएं, क्योंकि प्लेन में सिर्फ 2 लोग ही बैठ सकते हैं। तो वहीं ये रेगिस्तान का रास्ता चूज करती है वहां से निकलने के लिए, एज शी ऑलरेडी नो देयर रूट। पर हॉरोकनेस की सेना इसे ढूंढते हुए खत्म कर देती है और ये सारी लड़ाई अट्रैक्ट करती है सैंडवर्म को, द अल्टीमेट एनिमी। तो वही पॉल और जेसिका की मुसीबतें भी कम नहीं होती और इनके सामने होता है रेत का तूफान और उन पर पीछे से अटैक कर रहे होते हैं हॉरोकनेस की सेना। एक तरह से मौत दोनों तरफ से इनके पीछे पड़ी होती है और ये बचने के लिए तूफान के अंदर घुस जाते हैं एंड एज अ रिजल्ट इनका प्लेन पत्तों की तरह टूटने लग जाते हैं। तो वहीं सीन के शिफ्ट होने पर हम देखते हैं कि बैरन का इलाज चल रहा होता है एक तरह के हीलिंग लिक्विड से और रेबन नाम का ये पर्सन बताता है कि वो लोग स्टॉर्म में फंसकर मर गए और उससे पूछता है कि उन्हें आगे क्या करना चाहिए, जिस पर ये कहता है कि फर्मन्स को भी मार दो ताकि वो बाद में कोई प्रॉब्लम ना क्रिएट करें। तो वहीं वो लोग अभी मरे नहीं होते और उनकी प्लेन तूफान से निकलकर रेगिस्तान में क्रैश करती है, जिससे ये जरूरी सामान लेकर वहां से निकल जाते हैं टू अवॉइड अटैक ऑफ सैंडवर्म और ये फॉर्मन्स की तरह कपड़े पहनकर उनकी तलाश करने लग जाते हैं, जो कि स्टार्टिंग से ही उन पर नजर रखे हुए होती है उन्हें मारने के लिए। और यहाँ पर पॉल की मेमोरीज या विजन कहो, उसकी हेल्प करती है फॉर्मन्स को ढूंढने में और इन्हें फॉर्मन्स के इलाके पर जाने से पहले सैंडवर्म के इलाके को क्रॉस करना होगा, जो कि डेफिनेटली इजी नहीं होता और इनके केयरफुल रहने के बावजूद भी एक सैंडवर्म इनके पीछे पड़ जाता है और इन्हें प्रोटेक्ट करते हैं फॉर्मन्स ताकि वो खुद इन्हें मार सके। और अब वो कम्प्लीटली फॉर्मन्स से घिर चुके होते हैं, जिनका एक और आखिरी मकसद होता है इनको मारना इनके शरीर में मौजूद पानी के लिए, क्योंकि रेगिस्तान में पानी से कीमती कुछ भी नहीं होता। पर ये लोग उनके सामने ऑफर रखते हैं कि अगर वो उनकी हेल्प करें उस प्लेनेट से बाहर निकलने में तो वो उन्हें अच्छा खासा इनाम दे सकते हैं। पर इनको इनाम में कोई दिलचस्पी नहीं होती और फॉर्मन्स का लीडर कहता है कि ये बच्चा अभी जवान है, इसको हम अपनी टीम में ले सकते हैं, पर कमजोर औरतों का कोई काम नहीं। और जब ये उस पर अटैक करने के लिए आगे बढ़ता है तो ये उसे काफी महंगा पड़ता है, क्योंकि जेसिका एक वॉरियर होती है और वो इसे आसानी से धूल चिटा देती है, जिससे वो इन दोनों को अपनी टीम में लेने के लिए रेडी हो जाता है, एक्सेप्ट दिस गाय जो कि इस डिसीजन के अगेंस्ट होता है और इन्हें चैलेंज करता है लड़ने के लिए। और इन्हीं के ग्रुप में पॉल को वो लड़की दिखाई देती है जिसे उसने अपने ड्रीम में देखा था और इसका नाम होता है चैनी। और पॉल का सपनों का राज क्या है ये हमें आगे पता चलेगा। अभी के लिए यहाँ पर होने वाली होती है लड़ाई और इस बंदे से लड़ने के लिए आगे आता है पॉल और पॉल ने अपने विजन में देखा होता है कि वो इसे कैसे मारेगा, जिससे ये आसानी से उसके अटैक को डॉज करता हुआ जाता है और एक टाइम के आने पर इसकी नाइफ उसकी गर्दन पर होती है और ये उसको हार मानने के लिए कहता है टू एंड दिस बैटल। पर इस बैटल का रूल हार मानना नहीं होता, देयर इज ओनली वन विनर जो कि अपोनेंट के मरने के बाद डिसाइड होता है एंड फॉर दैट पॉल को इसे मारना ही पड़ता है। और इसकी मौत से उदास होती है चैनी जो कि इसे नफरत भरी नजर से देखती है। मे बी यही वो रीजन होगा जिससे ये फ्यूचर में उसको मार डालेगी एज पर पॉल्स विजन। और ये सब फॉर्मन्स की विलेज की ओर निकल जाते हैं और मूवी यहाँ पर खत्म। और अब बात करें इस मूवी की तो ये काफी लेंथी है और काफी स्लो और बहुत सारी चीजें तो ऐसी होती है कि समझ में ही नहीं आती कि वो क्यों हो रही हैं। मे बी इसका आंसर हमें नेक्स्ट पार्ट में देखने को मिले। ये मूवी पूरे नॉवल की हाफ पार्ट है, द बिगनिंग। मेन स्टोरी तो हमें पार्ट 2 में देखने को मिलेगी जब पॉल अपनी सेना के साथ एम्परर और हॉरोकनेस के अगेंस्ट जंग की शुरुआत करेगा। एंड दैट्स इट। तो मिलते हैं एक नई वीडियो में एक नई स्टोरी के साथ। टिल देन टेक केयर, सी या।